कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है यूपी में ओवैसी की एंट्री, किसका बनेगा काम, किसका बिगड़ेगा खेल। जी हाँ, बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में ओवैसी की एंट्री हो चुकी है और बिहार में 5 सीटें जीतने के बाद ओवैसी ने साफ कर दिया था कि उनका अगला मिशन बंगाल और उत्तर प्रदेश है। और हम आपको बताते चलें कि बिहार में मायावती से हाथ मिलाया था ओवैसी ने और आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर के महागठबंधन बनाया था, जिसमें से इस महागठबंधन को 6 सीटें मिली थी। 5 AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी को मिली थी और 1 सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई थी। और उसके बाद इसमें, लेकिन वहां पर देखने की बात यह थी कि इसमें नुकसान किसका हुआ और फायदा किसका हुआ। वहां अगर हम नुकसान की बात करें तो जो 6 सीटें इस गठबंधन ने जीती थी वो महागठबंधन की सीट थी। और अब उत्तर प्रदेश में ओवैसी कह रहे हैं कि अगर इस भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो मिल करके चुनाव लड़ना होगा। वो मायावती से हाथ मिलाना चाहते हैं और मायावती से उनके कई दौर की बात भी हो चुकी है। तो क्या एक बार फिर से जो मायावती अब तक अपने दम पर, अपने बलबूते डीएम फैक्टर का इस्तेमाल करी थी, दलित मुस्लिम फैक्टर का इस्तेमाल करी थी, क्या अब वो ओवैसी के साथ मिलकर के इसको करेंगी? क्या उनको समाजवादी पार्टी से खतरा महसूस हो रहा है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी का गेम प्लान है कि एक बार फिर से मुस्लिम वोटों में बंटवारा किया जाए जैसे कि बिहार में किया? और यही बात वेस्ट बंगाल में भी लागू होती है। ममता बनर्जी ने तो साफ करके आज कह भी दिया कि भारतीय जनता पार्टी ओवैसी को बंगाल में इसलिए लाना चाहती है कि मुस्लिम वोटों में बंटवारा हो जाए और हिंदू वोट इंटैक्ट रहे। तो क्या यही रणनीति उत्तर प्रदेश में भी है भारतीय जनता पार्टी की कि कैसे मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो जाए? क्योंकि यहां पर करीब 90 से 100 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम मतदाता उनको प्रभावित करते हैं, निर्णायक फैसला देते हैं। तो क्या इन सीटों को बंटवारे के लिए ओवैसी को उत्तर प्रदेश में लाया गया है? क्या है ओवैसी के यहाँ पर एंट्री के मायने? किसको मिलेगी जीत, किसको मिलेगी हार और कौन रहेगा खेत? इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है, हम उनसे आपको रूबरू भी करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, समझिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आज यहां AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी और सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बीच मुलाकात हुई। जानकारी के मुताबिक ये बैठक एक होटल में आयोजित की गई। सूत्रों की माने तो जन भागीदारी मोर्चा के साथ गठबंधन पर बातचीत चल रही है। इस दौरान ओवैसी ने कहा कि हम दोनों आमने सामने बैठे हैं, हम मिलकर काम करेंगे, जिससे साफ नजर आ रहा है कि दोनों नेता आने वाले विधानसभा के चुनाव साथ लड़ने जा रहे हैं। हैदराबाद में करारी शिकस्त के बाद ओवैसी ने यूपी का रुख कर लिया है और अपना निशाना साधा है समाजवादी पार्टी के बागी और भारतीय किसान समाज के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर। लखनऊ में 16 दिसंबर को ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। लोगों का मानना है कि ओवैसी ने सीएम योगी को जवाब देने के लिए राजभर का हाथ थामा है। आपको बता दें कि राजभर ने सरकार की नीतियों के विरोध करने के लिए जन भागीदारी संकल्प मोर्चे का गठन किया है। यही नहीं, प्रगतिशील समाज पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव से आज मुलाकात प्रस्तावित है। जन भागीदारी मोर्चे में बाबू राव कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी, राष्ट्रीय उदय पार्टी, राष्ट्रीय उपेक्षित समाज पार्टी और जन क्रांति पार्टी शामिल है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्र से मिलने का कार्यक्रम है। गौरतलब है कि 2022 में राज्य में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में सभी पार्टियां बीजेपी से टक्कर लेने के लिए हर संभव रणनीति बनाने में जुटी हुई है। अब देखना यह है कि राजभर और ओवैसी के साथ बीजेपी को कितना नुकसान और कितना फायदा पहुंच सकता है। स्पेशल डेस्क
के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो ओवैसी फैक्टर कैसे काम करेगा इसी पर चर्चा करेंगे। किसको फायदा मिलेगा और किसको नुकसान होगा, इस पर पूरा गुणा गणित भाग समझने की कोशिश करेंगे। आज सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की ओवैसी ने और एक नया समीकरण बनाने की बात की। इससे पहले वो मायावती से भी मुलाकात कर चुके हैं और उनके साथ गठबंधन की बात कह चुके हैं। मिश्रा जी के साथ में भी लगातार उनकी बैठकें हो रही हैं। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। जगदेव सिंह जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व मंत्री हैं। आपका बहुत स्वागत है जगदेव सिंह जी। हमारे साथ संतोष राजभर जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं सुभाषपा के, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा रुख करेंगे जगदेव जी का। जगदेव जी, आपके हिसाब से क्या मायने हैं ओवैसी के उत्तर प्रदेश में आने के? किसको फायदा मिलेगा और किसको होगा नुकसान? जानता है कि ओवैसी क्या करते हैं और मायावती क्या किया है। मायावती के साथ तो ये लड़े वहां बिहार मिलकर के सिर्फ सेकुलर फोर्सेस को, धर्मनिरपेक्ष ताकतों को कमजोर करने का भारतीय जनता पार्टी का ये सुनियोजित षड्यंत्र है जो हर जगह काम कर रहा है। वहां महाराष्ट्र में लड़े, अब बिहार लड़े, यहाँ है। बिहार में तो जीता जिताया चुनाव लोगों ने बेईमानी से जीत लिया। आज देखते हैं कि ओवैसी जी, अभी चुनाव आ गया, 1 साल से के आसपास रह गया है, इसमें केजरीवाल भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं। तो ये लोगों को डिवाइड एंड रूल जो भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य रहा है, उन्होंने बांटने का काम किया है। पहले आपने पिछड़ा, अति पिछड़ा, महापिछड़ा, दलित अतिरिक्त महादलित बांटने का काम किया और माइनॉरिटी क्लास में भी आपने देखा मदरसे के नाम पर, कई 3 तलाक के नाम पर एक गुमराह करने का काम किया। उनका एक सुनियोजित षड्यंत्र है कि सेकुलर फोर्सेस को, जो धर्मनिरपेक्ष ताकतों को कमजोर किया जाए और ये सारे बुटकड़वा साबित होंगे। आपने देखा है किस तरह से अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की विकास किया है, आज लोग याद करते हैं। ये योगी सरकार चरम अपराध की सीमा पे, भ्रष्टाचार सीमा पे, महंगाई, कोई रोक नहीं पा रहा है। अब उनकी भाषा जो आप लगातार देख रहे हैं किस तरह बोलते हैं लोगों के साथ, ठोक दो, जनता ठोक रही है, उनको ठोक रही है और कहीं भी कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। नौकरी, नौजवान बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान आंदोलित है, आत्महत्या कर रहा है, चारों तरफ जो त्राही मची हुई है और देख रहे हैं कि अब 1 साल आने वाले नहीं है। इसलिए ये सुनियोजित षड्यंत्र के तहत यहाँ उत्तर प्रदेश में ओवैसी को लाया जा रहा है और इनकी फंडिंग की जा रही है। ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है जो सफल नहीं होने। उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई कि बिहार में उन्होंने क्या किया, 5 सीटें जितने फायदा नहीं हुआ। ठीक है, सरकार जो बनने जा रही थी, धर्मनिरपेक्ष ताकतों सरकार बनने जा रही थी, उसको रोकने जरूर काम किया है। उत्तर की जनता समझ गई है, अब इनके बैकअप आने वाले नहीं। राजभर की बात कर रहे हैं, राजभर कल तक बीजेपी में मंत्री थे, मायावती तो डरी हुई है, 400 करोड़ नुकसान पहुंचाया। ये सब जो भयभीत है, डरा के धमका के ये बोर्ड काटने की साजिश षड्यंत्र है, लेकिन उत्तर प्रदेश जनता सफल नहीं होने पाएगी। निश्चित रूप समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और ठीक है, ठीक है, ठीक है। जगदेव सिंह जी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। भाई संतोष राजभर जी, क्या मायने निकाले जाएं, क्या तय हुआ, क्या पैक्ट हुआ ओवैसी के साथ मिलकर के? क्या मायावती भी साथ में आएंगी या जो एक महागठबंधन है छोटे छोटे दलों का मिला करके वो लोग चुनाव लड़ेंगे? देखिए प्रदीप जी, जो साफ तौर से दिखता है प्रदेश में जिस तरह की सरकार चल रही है, ये सरकार जो है डबल इंजन वाली सरकार है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं प्रदेश के अंदर किस तरह से जनता के अंदर एक रोष देखने को मिल रहा है, क्योंकि जनता नाखुश है सरकार के नीतियों की वजह से। जिस तरह से आप देखिए भ्रष्टाचार की बात करें, सरकार जो है लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते आ रहे हैं और इनके मंत्री भी देखिए बहुत सारे लोगों ने इस्तीफा भी दिया है। तो आप देखिए कहीं ना कहीं जनता के अंदर आक्रोश है और जनता बिल्कुल नाखुश है। और जहां तक बात रही ओवैसी जी के साथ मिलने की, तो आप देखिए जिस तरह से हम लोगों ने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बना करके हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ओम प्रकाश राजभर जी ने जो है सबको जोड़ने का काम किया है। आप देखिए जब भी 2017 की हम लोग बात करें, 2017 में जब हम सरकार में थे तो हम लोगों ने लगातार जो है सरकार की उन कमियों को गिनाने का काम किया है। और आप ये जानते हैं कि हम लोग के सरकार के साथ हमने साथ दिया 2017 में, तब जाके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और आज ये पूरा प्रदेश जानता है कि जिस तरफ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जाएंगे उसी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आप देख रहे हैं जिस तरह से भागीदारी संकल्प मोर्चा बना करके माननीय ओबीसी जी के साथ हम लोगों ने जिस तरह से
वो भी आज हमारे मंच पे हैं, उनसे जो हमारी बातचीत हुई है तो वो भी आज हमारे इस भागीदारी संकल्प मोर्चा में उन्होंने ऐलान किया है कि वो भी हमारे साथ 2022 में चुनाव लड़ेंगे, अलायंस करेंगे, साथ हमारे साथ हैं। और हम भी सारी छोटी छोटी पार्टियां जो चाहती हैं कि प्रदेश के अंदर जो है अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हो, रोजगार लोगों को मिले, अच्छी सुविधाएं मिले लोगों को, जो है भ्रष्टाचार से मुक्त प्रदेश हो। जल्दी से मायावती के विषय में भी बता दीजिए, क्या वो भी आपके साथ आएंगे? देखिए, मायावती जी के बारे में अभी तो हमारी तरफ से इस तरह से कुछ भी नहीं है कि हम क्लियर नहीं करेंगे, बट हाँ, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं हम उसको जरूर कहेंगे कि जैसे आम आदमी पार्टी है और छोटी पार्टियां हैं, उस सारी पार्टियों को हमने भागीदारी संकल्प मोर्चा बना करके जमीन पे जा करके उन सभी हम इन्वाइट करते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है वो सारे लोग हमारे साथ आए, जो ओटकटवा पार्टियां हैं वो सब एक साथ आकर के एक मंच पे खड़े हों और 2022 से अपनी सरकार बनाए। ठीक है, डॉली शर्मा जी भी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री है और प्रखर प्रवक्ता भी है। आपका बहुत स्वागत है डॉली शर्मा जी। और आपने सुना और देखा, सवाल हमारा यही है कि ओवैसी की एंट्री किसको होगा फायदा, किसको होगा नुकसान? आपने बिहार चुनाव में भी देखा होगा, ओवैसी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करती है। कई जगह देखा गया है जिस तरीके से वो एक वोट काटने की प्रक्रिया, और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा का इतिहास रहा है कि वो वोट बैंक की राजनीति करती है। वो जहां जहां देखेगी कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से सरकार में आएगी, वो उसी तरीके की रणनीतियां पहले से ही तय करने लगती हैं। तो ये एक इस बात का सबूत है कि इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रारूप, एक प्लान तैयार किया है जिसके तहत वो यूपी में फिर से ये अपना कुशासन लाने की तैयारी में है, क्योंकि आज यूपी में लोग त्रस्त हैं, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। आप देखिए किस तरीके से हर जगह महिलाओं के साथ बलात्कार, बेटियों के साथ कितना गलत चारों तरफ हो रहा है। शिक्षा की बात आज होती नहीं है, आज गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं, आज कहीं पे भी कभी भी किसी की हत्या कर दी जाती है। तो ये जो कुशासन भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, उनको सिर्फ सत्ता की कुर्सी दिखती है, आमजन से कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हो रही हैं उसी के इर्द गिर्द हो रही हैं। ठीक है, ठीक है। जगदेव सिंह जी, सवाल आपसे ये है कि आपकी पार्टी को अभी तक नंबर 2 की पार्टी कहा जा रहा था कि आपकी पार्टी टक्कर दे रही थी भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन जिस तरह से आपने अल्पसंख्यकों को अपनी ओर मिलाया और तमाम कई विधायक बसपा के आपकी शरण में आए, उससे क्या लगता है कि मायावती जो कि पहले ही कांग्रेस कह चुकी भाजपा के बी टीम के रूप में काम कर रही है, वो ओवैसी मिल करके एक बड़ा गेम कर सकते हैं यहाँ पर? मायावती का मामला है, मायावती को तो हमने तो कहा था अखिलेश जी से, जब मध्य प्रदेश की बात आई थी कि वहां सीटें छोड़ी सारी बेच ली, यहाँ इन्होंने वो एक राजनीतिक था कि चलो एक बार सेकुलर फोर्सेस को इकट्ठा करने के लिए काम हुआ कि मायावती चुनाव जीतने के बाद 0 से हीरो हो गई, यानी 0 थी 10 सीटें मिल गई। उसके बाद कहा था यादव बोर्ड नहीं दिया, मैं तो समाज का भी अध्यक्ष हूँ, अगर यादव बोर्ड नहीं तो 0-0 कैसे बन गई? नहीं वो सब बात है, नहीं वो सब बात है, वो सब बात ठीक है, लेकिन अब मुझे जरा ये समझा दीजिए कि अगर बसपा और ओवैसी एक साथ आते हैं और बाकी छोटे दल भी मिल जाते हैं, तब आपकी नैया कैसे पार होगी? आपकी तो गाड़ी फंस जाएगी। देखिए, ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी का विकल्प है, ये सारा प्रदेश के सारी जनता, सारे लोग जानते हैं। अरे भाई जगदेव सिंह जी, आपके कहने मात्र से थोड़ी ना हो जाएगा, उसके लिए आपको पूरा प्रारूप बनाना पड़ेगा ना, आपको पूरा एक फार्मूला बना करके देना पड़ेगा। कभी मायावती चुनाव नहीं लड़ती थी, पहली बार मायावती ने उपचुनाव लड़ा, उसके बाद भी 0 पे आउट हुई। हमने सीट अपनी गेंद की जो हमारी थी, इसमें पहले तो हमने मुख्यमंत्री को हराया, और जब मायावती साथ में नहीं थी। अरे वो सब आप मुझे ये बता दीजिए जगदेव जी, आप तो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री रहे हैं, मुझे ये समझा दीजिए कि कैसे आप जीतेंगे, किन वोट बैंक का आपके पास आधार है? आपके पास यादव वोट बैंक आधा खिसक चुका है, शिवपाल जी के पास चला गया है। दूसरी बात करें अल्पसंख्यकों का वोट बैंक, ओवैसी साहब आ गए उसमें डाका डालने के लिए, कैसे पार पाएंगे आप इनसे? पार्टी जाति धर्म की बात नहीं करती, हम किसानों की बात करते हैं, हम नौजवानों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं। हम भाई ये बात कहके मुझे शर्मिंदा मत किया करें जगदेव सिंह जी, मैं सारी पार्टियों से ये अनुरोध करता हूं, ये बात कृपया ना कहें, और मैं मान लेता हूं कि कोई भी पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती है। लोकसभा में, अकबरपुर लोकसभा में 2000 वोट मिले,
लोकसभा प्रत्याशी को, इसलिए वहां यादव की शिफ्ट होने का किसी जाने। आप ये बताइए, जिन एमवाई के फैक्टर पर जगदेव जी सवाल सुनिए। जगदेव जी, जिस एमवाई के फैक्टर पर आपने 4 बार मुख्यमंत्री बनवाया, 3 बार मुलायम सिंह यादव रहे, 1 बार अखिलेश यादव रहे, अब वो एमवाई फैक्टर भी आपका खत्म होता नजर आ रहा है, टुकड़े टुकड़े में बट गया है। ओवैसी आएंगे तो बिहार में देखा कैसे आपने तेजस्वी को रोक दिया, कैसे पार पाएंगे आप इनसे? सुनियोजित षड्यंत्र है और सारे उसमें भागीदार हैं, चाहे मायावती हो चाहे भाई, हर पार्टी जीतने के लिए अपना कोई ना कोई फार्मूला लाती है, इसमें षड्यंत्र की क्या बात है? की बात है और ये चुनावी समीकरण की बात है। उत्तर प्रदेश की जनता 5 साल में अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रूप में जो विकास काम किए हैं, जो बिना जाति धर्म के सारे लोग सहयोग किया है। अरे ये सब पार्टी कहती है भाई, कांग्रेस में कहती है कि जितने पुल और जितने इंस्टीट्यूट जितने हम बना दिए वो किसी ने नहीं बनाए। बसपा ये कहती है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सबसे मजबूत रहा। आएंगे आपके पास में दोबारा से संतोष राजभर जी, आपसे समझेंगे कि मायावती का क्या रोल होगा इसमें। जी ठीक है राज, ठीक है, बात हो गई आपकी। जी बताइए, आपकी जीत का फार्मूला बताइए क्या है? प्रदीप जी, देखिए जिस तरह से प्रदेश की आज सरकार के हालात हैं, आप देखिए जिस तरह से ओबीसी जी की एंट्री हुई है उत्तर प्रदेश सरकार में, तो आप देखिए सारी पार्टियों के अंदर एक हलचल सी मच गई है कि आखिर इस प्रदेश में अब होने क्या वाला है, आखिर क्या उसके पीछे कोई एक षड्यंत्र है। लेकिन मैं बता दूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जाति और धर्म की राजनीति की है। ये हमारा देश जो है। अरे भाई ये बताइए, ओवैसी की पार्टी का आपको कितना लाभ होगा और कैसे लाभ होगा? देखिए बिल्कुल हमारी पार्टी को डेफिनेटली लाभ होगा। जिस तरह से आप देख सकते हैं बिहार चुनाव में ओबीसी जी ने जिस तरह का स्टंट लिया है और जिस तरह से वहां पर उन्होंने 5 सीटें निकाली और बसपा ने 1 सीटें निकाली है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर वो हमारे साथ आ रहे हैं, भागीदारी संकल्प मोर्चा बना करके अगर हमारे साथ छोटी छोटी पार्टियां आ रही है, ओबीसी जी आ रही है, तो डेफिनेटली हमारी पार्टी को फायदा मिलेगा उसका। और छोटी पार्टी आपके साथ कैसे आएंगी? वो तो सब अखिलेश के साथ में भी टच में है, वो अखिलेश करेंगे कि छोटी पार्टियों से गठबंधन करेंगे और आप भी उनके टच में हैं, तो आप ओवैसी के साथ रहेंगे या अखिलेश के साथ रहेंगे? देखिए प्रदीप जी, ये वक्त बताएगा, क्योंकि उसके लिए हर पार्टी अपनी अपनी रणनीति बना रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी पे जो विधायक है, जो सांसद आज उसमें ज्वाइन कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो समझिए एक डूबती हुई नाव पे सवार करने के बराबर है। क्योंकि जिस तरह से आप देखिए आज लगातार जो है आप मायावती जी की बात कर लें या ओबीसी जी की बात कर लें, तो जिस तरह से हर पार्टी अपने आप को एक गुटबाजी करने में लगी हुई है कि कौन किस तरह से अपने समीकरण बैठा के फिट हो जाता है। आपका समीकरण क्या है, जल्दी से मुझे समझा दीजिए। जी बिल्कुल प्रदीप जी, हमारा समीकरण यही है कि हम सभी पार्टियों को मिला करके 2022 से सभी पार्टी जरा बताइए ना, खुल के बताइए ना। बिल्कुल, देखिए आप जानते हैं, जैसे अपना दल की पार्टी है, ठीक है, आप ओबीसी जी की हैं, इसके बाद और जो पार्टी हैं, आपको क्या लगता है ये जो जन भागीदारी आपने बनाया, भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया, ये पर्याप्त होगा? ये इतना 34-35% वोट पा पाएगा, जीत दिलाने में कामयाब हो जाएगा? देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर हम इसको प्रयास करते हैं तो डेफिनेटली सरकार बनाने के लिए बिल्कुल काबिल है। बिल्कुल ये हौसला हम रखते हैं कि हम सरकार 2022 से बनाएंगे। ठीक है, सरकार बनाएंगे भाई। देख लीजिए डॉली शर्मा जी, आप और आपकी नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा इतनी मेहनत कर रही है 1 साल से, कोविड में भी लगातार मेहनत किया उन्होंने, और संतोष राजभर जी कह रहे हैं कि वो सरकार बनाएंगे। आप क्या करेंगी? से हर वर्ग के साथ खड़ी है, चाहे किसान हो, चाहे महिलाओं हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे कोई भी गरीब मजदूर, कोई भी तबका हमारे देश का हो, वो जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती। और कांग्रेस पार्टी लगातार मेहनत कर रही है जमीन पर, जैसा आप खुद बोल रहे हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो रिजल्ट भी इसका आएगा। सब्र का फल मीठा होता है, जरूर दिखेगा। वो बात सब्र का फल मीठा होता है, नहीं वो बात ठीक। डॉली शर्मा जी, ये बात आपकी ठीक है, सब्र का फल मीठा होता है, मेहनत का फल भी मिलता है, मेहनताना भी मिलता है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे फार्मूले बनाने पड़ते हैं। आपके पास में क्या फार्मूला है? वोट बैंक भी बड़ा है हमारा, ये आपने भी देखा होगा। और लगातार कांग्रेस पार्टी जमीन पर मेहनत कर रही है लोगों के लिए, चाहे कोरोना काल हो, चाहे किसी का भी परेशानी हो, सबके साथ। वो तो मैंने कह दिया डॉली शर्मा जी, वो मैंने कह दिया। अब मुझे जरा वो फार्मूला समझा दीजिए कि ओवैसी के आने के बाद में फार्मूला क्या होगा आपका? जी हमारी प्रभारी हैं, वो तय करेंगे कि किस तरीके से क्या रणनीति बनानी है, और नीचे के हम सभी लोग उसी तरीके से उसको फॉलो करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते। क्या लगता है आपको कि ओवैसी के आने से एक जो सबसे
मजबूत चीज होती थी कि ऐसी रणनीति तैयार करती है कि जिसके अंदर वो ये देखती है कि किस तरीके से दूसरे दलों को हराया जाए और फिर से सत्ता पर काबिज हुआ जाए। भाई डॉली शर्मा जी, ये तो हर पार्टी करती है ना कि कैसे विपक्षी को हराया जाए और कैसे सत्ता पर काबिज हुआ जाए। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? ये तो उनका फार्मूला है। ये देख रहे हैं कि किस तरीके की राजनीति आज देश में शुरू हो गई है। किसान ठंड में बॉर्डर पर लेटे हैं, उनसे कोई सरोकार नहीं है। दिल्ली में रहते हैं आप, दुनिया भर में घूमते हैं, लेकिन आपके देश का अन्नदाता किसान वहां पर पड़ा है और आपको किसान वहां पर। डॉली शर्मा जी, ब्रेक का वक्त हो चला है, लेकिन जाते जाते एक सवाल आ रहा आपसे और पूछ लेते हैं। ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी इसलिए यहां पर लाई जिससे मुस्लिम वोटों में बंटवारा हो सके। क्या केजरीवाल यहां पर इसलिए आ रहे हैं कि हिंदू वोटों में बंटवारा हो सके, उसमें सेंध लग सके? सिर्फ ओवैसी जी की पार्टी को हक है आने का। हर कोई पार्टी आ सकती है। हमारे देश का लोकतंत्र है, हमारा देश सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है विश्व की, तो वो सभी को हक है। ओवैसी जी तो एक नियोजित तरीके से, जिस तरीके से आ रहे हैं, छोटे दलों के साथ अपना ये कर रहे हैं गठबंधन, उसके हिसाब से आप देखिए कि इनका क्या प्लानिंग चल रहा है। तो इस तरीके के जो कार्यक्रम कर रहे हैं इसमें, ठीक है, ठीक है डॉली जी, जनता जागरूक इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। ठीक है। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं रामनरेश रावत जी भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है रामनरेश रावत जी आपका। जी भैया, थैंक्स। आपको अगर हाँ जी, आपसे समझना ही चाहेंगे, ओवैसी की एंट्री हो चुकी है उत्तर प्रदेश में और आप पर आरोप लग रहे हैं ये आपका हिट फार्मूला है। जैसे बिहार में आपने तेजस्वी को सरकार बनाने से रोक दिया, वैसे उत्तर प्रदेश में भी आप वही फार्मूला आजमाने जा रहे हैं। वो यहाँ हम लोग कोई फार्मूला नहीं अपना रहे हैं। एक ही फार्मूला है, माननीय मोदी जी 3 पीढ़ियों की विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं और हमारा अपने पर विश्वास है। कौन चुनाव लड़ता है कौन नहीं लड़ता है ये उनका विषय होगा। हम तो भारतीय जनता पार्टी अपने कर्म पर विश्वास करती है। महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को और सबको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो ओवैसी लड़े तो ठीक, कोई दूसरा लड़े तो ठीक, केजरीवाल जी आवे उनका स्वागत है। हम तो अपने हिसाब से लड़ना है। हेलो भाई रामनरेश रावत जी, रामनरेश रावत जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं कि आपने वहां भी ओवैसी की एंट्री इसीलिए कराई है जिससे कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो सके और हिंदू वोट कंसोलिडेट हो सके। ममता दीदी बहुत घबराई हुई हैं, कब कहाँ क्या कह दें। वो हमारी बड़ी बहन की तरह हैं, तो हम उन पर कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन वो घबराई बहुत है। अब की बार सरकार हमारी बनेगी बीजेपी की वक्त, इसलिए उनके मन में डर है। तो चलिए घबराई जरा उत्तर जी। जो उनका भाई सर, जैसे ममता बनर्जी के दिल में डर है ना जी सर, जैसे ममता बनर्जी के दिल में डर है, मन में भय व्याप्त हो गया है, वैसे उत्तर प्रदेश में भी कई राजनीतिक पार्टियों के पसीने छूट रहे हैं आपके इस मास्टर स्ट्रोक से। देखिए भाई साहब, ऐसा है कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं, ना हमारी कोई मिली भगत है। उन्होंने अपनी राजनीतिक दल पार्टी बनाई, हम तो जाकर के उनके यहाँ हैदराबाद में चुनाव लड़ाए। आपकी हंसी बता रही कि आपका फार्मूला हिट है। नहीं, ये तो आपको स्वतंत्रता है, आप चौथा खम्मा है, आप जो मर्जी आवे सो अपने हिसाब से बात कहते हैं। और राजनीतिक दल के लोग जो हैं वो अपने हिसाब से काम करते हैं, अपने हिसाब से फार्मूला बनाते हैं। तो जो हमारे यहाँ तो हमारी रणनीति बनाने वाले माननीय मोदी जी। अच्छा, ब्रेक का रामनरेश रावत जी, ब्रेक पर जाना है मुझे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल आपसे और समझेंगे। विपक्ष आरोप लगा रहा कि आप मुस्लिम वोटों में बंटवारा करने के लिए ओवैसी को लाए। क्या आपका ये आरोप, आप भी क्या आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को यूपी में इसलिए लाया जा रहा है जिससे हिंदू वोटों का बंटवारा किया जा सके? ये आरोप बेबुनियाद है और हम तो आमने सामने लड़ने वाले लोगों पर विश्वास करते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो हम तो सबको लेकर चलने वाले हैं।
इसलिए हमारे ऊपर, हमारी पार्टी पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है, न दुष्प्रभाव है, ना कुप्रभाव है। हमारे ऊपर अपने काम पर विश्वास है और मोदी जी का नाम है। मोदी जैसा नेतृत्व हमारे पास में है, योगी जी जैसा नेतृत्व, माननीय राजनाथ सिंह जैसा नेतृत्व हमारे पास है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया, बने रहिए सर हमारे साथ में। आएंगे दोबारा से, एक ब्रेक ले लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के पार आएंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये अपना वोट बैंक सहेज के रखना और दूसरे के वोट बैंक को बिखरा देना, ये पॉलिटिक्स हो गई है उत्तर प्रदेश की। तो कौन किसके साथ खड़ा होगा, कैसे खड़ा होगा, कौन किसके वोटों का बंटवारा करेगा, और ओवैसी की एंट्री से और आम आदमी पार्टी की एंट्री से किसका खेल बिगड़ेगा और किसका खेल बनेगा, ये काफी दिलचस्प मामला हो चला है और इसी पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉली शर्मा जी का रुख करेंगे। डॉली जी, आप कैसे वोट बैंक को सहेजेंगी? अगर ओवैसी मायावती से हाथ मिला लेते हैं तो आपका वोट बैंक का आधार क्या होगा? में दिखेगा भी कि जरूर मायावती जी इनसे हाथ मिलाएंगी, क्योंकि ओवैसी जी भी बी टीम है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की, और मायावती जी का तो सबने देखा है कि उन्होंने क्या कहा और किस तरीके की उनकी बातें बयान बीच बीच में आते रहे हैं, तो ये किसी से छुपा नहीं है। रही बात, कांग्रेस को अपने काम पर विश्वास है और कांग्रेस ने डॉली शर्मा जी माफ करिएगा, आपको तो अपने काम पर पिछले 30 साल से उत्तर प्रदेश में विश्वास है, लेकिन आपका वो विश्वास सफल नहीं हो पा रहा है, आपका जनता उस पर खरी नहीं उतर पा रही है। ऐसा होता तो 6 सीटों में से उपचुनाव में हम 2 पर दूसरे नंबर पर आए। वोट शेयर भी बढ़ा है, ऐसा तो नहीं है। और आपने खुद भी कहा है कि आप लोग नहीं डॉली जी, एक वो पार्टी जो कभी 2/3 मेजोरिटी के साथ सत्ता में आती थी, आज 2 सीटों पर दूसरे नंबर आने पर गर्व कर रही है। आप बिहार में चुनाव देखिए। प्रदीप जी, मैं
और एक और दूसरी बात है कि इसी तरीके के वोट कटवा लोग जब बीच में आते हैं और लोगों को बरगलाते हैं, लगातार 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 झूठ बोल नहीं, बोलकर तो आप ये लगातार नहीं, तो आप ये फार्मूला क्यों नहीं अडॉप्ट कर रही हैं? भारतीय जनता पार्टी बीच में आपने डॉली शर्मा जी, आपने भी दिल्ली में ये फार्मूला अपनाया था। ऐसा कि हमारे नेतृत्व ने कहा है कि हम लोग लगातार लोगों की सेवा में लगे रहेंगे, हमेशा लोगों की सेवा के लिए तत्पर खड़े रहेंगे और हम लोग हमेशा आगे भी इसी तरीके से करते रहेंगे। डॉली शर्मा जी, आप प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार दलितों के साथ खड़ी नजर आ रही हैं, लेकिन जिस तरह से ओवैसी और मायावती की बात चल रही है, अगर ये फैक्टर बना, अगर ये ग्रुप बना, तो आप वोट बैंक तो आपका गड़बड़ा जाएगा ना। प्रदीप जी, प्रियंका गांधी वाड्रा जी किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, हर तबके के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा जी खड़ी हैं और ये किसी से छुपा नहीं है। कोई भी मुद्दा हो, चाहे किसानों के बिजली मीटर का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे छोटे से बड़ा कोई भी उत्तर प्रदेश का मुद्दा हो, अगर किसी पार्टी ने उठाया है मजबूती से तो वो कांग्रेस ने उठाया है। कोरोना काल से अब तक आपने खुद अपने मुंह से उठाया है। कोरोना काल से अब जरा जल्दी से एक चीज, जरा मुझे एक चीज ये भी समझा दीजिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आपने भारतीय जनता पार्टी को पटखनी दी, आम आदमी पार्टी को आगे करके और पीछे रह के, क्या यूपी में भी वही पॉलिटिक्स अपनाएंगे आप? वही फार्मूला होगा आपका? ने कहा आपसे प्रदीप जी कि इस तरीके से कांग्रेस ने किया है, जिस तरह से भाजपा नहीं कहती, इस तरीके से कांग्रेस ने, अरे जिस तरह से भाजपा नहीं कहती उसी तरह से आप भी नहीं कहते। अगर दिल्ली में आप ये बात कह रहे हैं, भाजपा का दिल्ली में कुछ भी नहीं था। कांग्रेस 3 बार लगातार सत्ता में रही और जितना विकास दिल्ली का कांग्रेस ने किया उतना किसी ने नहीं किया। और हम लोग कभी इस तरीके से खुश नहीं हो सकते, क्योंकि वहां अगर किसी का नुकसान हुआ तो कांग्रेस का हुआ। ठीक है, तो ये कभी भी नहीं इस तरीके का हुआ। ठीक है, रामनरेश रावत जी, कभी भी नहीं इस तरीके की कोई बात है। ठीक है, रामनरेश रावत जी, आपने अल्पसंख्यक वोटों में बिखराव का तो पूरा फार्मूला सेट कर दिया है। आप जरा हिंदू वोटों के एकजुट रहने का फार्मूला भी बता दीजिए, केजरीवाल जी से कैसे निपटेंगे? जी, माननीय सोनिया गांधी जी हमारे यहाँ पर जब से चुनाव लड़कर चली गई हैं, एक बार भी रायबरेली नहीं आई। उनका धैर्य की परीक्षा ले रही हैं वे रायबरेली। अरे तबीयत खराब है उनकी भाई, रामनरेश रावत जी, उन्होंने खुल के कह दिया उनकी तबीयत खराब है, तबीयत नासाज है, कम से कम उनको तो छोड़ ही दीजिए। तो जो व्यक्ति बीमार है उसको वो कैसे करेंगे बताइए? गांधी जी की, प्रियंका वाड्रा गांधी जी की, वो तो आ सकती हैं, राहुल भैया तो आ सकते हैं, कोई तो घर से आवे कम से कम। जी, जरा ये मुझे बता दीजिए, समझा दीजिए रामनरेश रावत जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये बात ठीक है। और ये कांग्रेस के अंदर कई लोग कह रहे हैं भाई, डॉली शर्मा जी आरोप लगा रहे रामनरेश रावत जी कि आप लोग लगातार नहीं चुनाव में जाते हैं, और थोड़े समय के लिए आते हैं फिर गायब हो जाते हैं, और ये बात शरद पवार ने भी कही राहुल के लिए। कोरोना काल में जगह जगह भटकते मजदूरों को अगर खाना, पानी और हर तरीके की उनको घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने उठाई। कांग्रेस पार्टी ने इतनी बसों का इंतजाम किया, इन लोगों पे वो हजम नहीं हुआ और इनसे ये नहीं हुआ कि अगर लेकिन डॉली शर्मा जी, जो सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी में कंसिस्टेंसी नहीं है, प्रियंका में कंसिस्टेंसी नहीं है, वो आते हैं, राजनीति करते हैं, फिर चले जाते हैं। कांग्रेस पार्टी में ना नहीं, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये शरद पवार जी के बयान है। कांग्रेस पार्टी में ऐसा है, वो लगातार कहूंगी, और आपके माध्यम से भाई साहब ने जो बात कही है, भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ विधायक महोदय बैठे हैं, उन्होंने जो बात कही है, ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद आरोप है। कोरोना काल में लगातार प्रियंका जी, राहुल जी लोगों के संपर्क में रहे, उनसे मिलते रहे, उन्हें उनके गंतव्यों तक पहुंचाया। वो कह रहे हैं कि सोनिया गांधी एक बार भी लाइब्रेरी नहीं आई। किसानों के लिए लगातार डॉली शर्मा जी, सोनिया जी चुनाव जीतने के बाद बहुत कम बार अपनी कंस्टिट्यूएंसी में दिखाई दी है। जी, रामनरेश रावत जी कुछ कह रहे हैं डॉली जी? हाँ रामनरेश रावत जी, की तबीयत नासाज है, ये किसी से छुपा नहीं है, और जिनकी तबीयत
किसी को भी रखनी चाहिए जी। कि हमें उनके बारे में अरे इस मान के सब बिल्कुल ठीक है। संवेदना रायबरेली के लोगों ने सदैव रखी। मान्या इंदिरा जी ने, मान्या सोनिया जी लगातार यहाँ से हैं, लेकिन यहाँ आती नहीं है। सुख और दुख में तो आना चाहिए। नहीं सुख और दुख में डॉली शर्मा जी, राम नरेश रावत जी कह रहे हैं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर हमेशा नजरें इनायत की उत्तर अमेठी और रायबरेली ने, लेकिन वो लोग आते नहीं यहाँ पर। आज अमेठी का जो हाल है, अमेठी के लोगों से आप जाके समझो कि मैडम तो यहाँ अपना प्रमाण पत्र भी लेने नहीं आई थी। जब से सांसद बनी है अपना प्रमाण पत्र का दाखिला करने केवल आई थी। लोगों के संपर्क में रहते हैं। अमेठी और रायबरेली के बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे भी संपर्क में। नरेश रावत जी कह रहे हैं, माननीय विधायक कह रहे हैं कि वो अपना सर्टिफिकेट तक लेने नहीं आई थी। क्या लेने नहीं आई थी? सर्टिफिकेट तक नहीं लेने आई थी। इनको भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों से भटकाकर राजनीति करना आता है। इनके पास मुद्दे कुछ है नहीं, जनता के लिए ये कुछ करते नहीं। वोट काट कर राजनीति करना इन्हें आता है। जनता को वोट काटो और भाग जाओ। आ रहा हूं जगदेव जी, जनता को वोट काटो, आ रहा हूं जगदेव जी आपके पास जी। वोट काटो, सत्ता में आओ, भाग जाओ। राम नरेश, किसी चीज से, आम आदमी से इनका कोई सरोकार नहीं। चाहे उनके साथ दुराचार हो जाए, चाहे शिक्षा पर बात ये नहीं करते, स्वास्थ्य पे बात ये नहीं करते, किसी चीज पर बात ये नहीं करते। कोरोना काल में किस तरीके से लोगों की हत्या हुई है वो आप ये देखिए। हत्या नहीं, सॉरी, किस तरीके से लोग मरे हैं रोड पर, किस तरीके से लोग मरे हैं रोड पर, वो सबने देखा है। किसी से छुपा नहीं है। ठीक है डॉली जी, इंसान इनका निकल कर बाहर आया। हमारे ठीक है। राम नरेश जी, सवाल ये है, मैडम सुन लीजिए, बछरावा में मैं जहाँ से विधायक हूँ, यहाँ मिस परमानेंट चलती रही है और यहाँ का रोल मॉडल बनकर बना। डीएम लखनऊ के डीएम भी देखने आए थे और भारतीय जनता पार्टी ने जगह जगह पर सब काम किया। हमारे एक आरएसएस के कार्यकर्ता बाराबंकी में उनकी मृत्यु हो गई थी, खाना देते समय गाड़ी ने पीछे से एक्सीडेंट कर दिया। तो इतना बीजेपी के लोग जब बाढ़ आवे, नहीं राम नरेश रावत जी, राम नरेश रावत जी, एक सवाल आपसे समझना चाह रहा हूँ। क्या जिस तरह जी और उसके बाद मोदी जी क्यों नहीं आए? अरे शोक संदेश भेजा, क्यों नहीं आए? अरे शोक संदेश भेजा था भाई डॉली जी। प्रधानमंत्री जी हर जगह नहीं पहुंच पाएंगे ना। काम खत्म हो गया। जी भारतीय जनता पार्टी करे तो देखिए मैडम सिमट करके जी। अच्छा आगे बढ़ते। राम नरेश रावत जी, राम नरेश रावत जी, एक चीज आपसे समझना है भाई, एक सवाल आपसे समझना है। एक मुझे समझना आपसे ये बता दीजिए, कल यहाँ पर केजरीवाल जी की एंट्री हुई, वो हिंदू वोटों में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहला था विपक्ष का, आपने उठा के दहला मार दिया ओवैसी के रूप में। तो क्या ये नहले पे दहला था क्या? नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। उनका अपना राजनीतिक दल है और भारत में वो कहीं पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। अभी बिहार में लड़े, अभी वहां लड़े। हम लोग तो उनके मुकाबले जाकर के लड़ करके सभासद जिता लिए तमाम। तो हमारा उनसे तालमेल कैसे हो सकता है? मेरा उनसे किसी माननीय योगी जी गए थे वहां चुनाव प्रचार करने जल्दी, और वे अगर रुको भाई साहब, एक सवाल ये भी जल्दी समझा दीजिए मुझे सर जी। एक जरा चीज ये भी समझा दीजिए मुझे कि जैसे बिहार में आपने तेजस्वी को सरकार बनाने से रोक दिया इन्हीं ओवैसी के माध्यम से और बीएसपी के माध्यम से, तो क्या ये फार्मूला उत्तर प्रदेश में भी हिट होने जा रहा है क्या? भैया आपकी बात समझ में आनी चाहिए थी, आपने समझा नहीं। आपने कहा कि हम हार रहे हैं, तेजस्वी को आप लोग बना रहे थे। सारी की सारी मीडिया बना रही थी उनको मुख्यमंत्री। हमारे नेता माननीय अमित शाह जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, इन सब लोगों ने कहा नहीं, हम बनाएंगे, आदरणीय नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और बनाकर दे दिया उनको, बन गए वो। साल के नौजवान से कि प्रधानमंत्री जी को इतनी रैलियां करनी पड़ी। भाई शर्मा जी, इसमें बुराई क्या बात है? भारतीय जनता पार्टी पंचायत से लेकर के महापंचायत तक कब्जा करना चाहती है। प्रधानमंत्री जी हर जगह मेहनत करते हैं। सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है नहीं वो तब आप कहेंगे सरकार तो भाजपा की है ना।
देखिए मैडम हमारी बात सुनो। मैडम जब है तो सेनापति मैदान में जाता है तो सेनानियों का मन टूटना बढ़ जाता है। लगा करके इन्होंने वोट काटने काम किया, बदकरवर काम किया। किसी से छुपा नहीं है। अरे सेनापति अगर मैदान में उतरे तो सेनानियों का मन दूना बढ़ गया। तो हमारे सेनापति पर हमको विश्वास है और उस सेनापति पर पूरा देश गर्व कर रहा है। चलिए ठीक है, जगदेव जी आप ही के पास आ रहा हूँ। राम नरेश जी बने नहीं सर हमारे साथ में, आ रहा हूँ आपके पास में। जगदेव जी आप ही के पास आ रहा हूँ, जरा ये मुझे समझा दीजिए, मैं फिर से पूछ रहा हूँ आपसे, ओवैसी की और मायावती की जो मिलन हो रहा है, बाकी पार्टियां भी मिल रही हैं, अब समाजवादी पार्टी क्या करेगी, वो किससे गठबंधन करेगी और उसका फार्मूला क्या होगा? हेलो वीर जी, देखिए ये तो चुनाव है, राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनाव लड़ती हैं और प्रयास करती हैं, लेकिन आज जो उत्तर प्रदेश के हालात है, सारा प्रदेश देख रहा है किस तरह से प्रदेश बेहाल है। अरे भाई जगदेव जी प्लीज इस तरह ये सब बातें वेगली ये सब बातें मत बताइए, दर्शक बहुत समझदार है, जरा फार्मूला समझा दीजिए, वो जिससे उसके दिमाग में बैठ जाए वो आपको वोट करे। ये मत बताइए कि भाजपा फेल है, अगर फेल है तो 2014 से लेकर के 2020 तक सारे चुनाव जीत रही है। उनका कुछ खेल है, जबरदस्ती छीन रही है। ये जनता में समझदार है। मैंने आज भाईजान भारतीय जनता पार्टी बिकॉज समाजवादी पार्टी है, ओवैसी का फैक्टर जहां तक माइनॉरिटी क्लास का है। अरे भाई आप मुझे फार्मूला बताइए जगदेव सिंह जी। है कि उत्तर प्रदेश में विकल्प समाजवादी पार्टी है, फैक्टर आपको 20 और 21% जो वोट बैंक है, जिसको मायावती अभी तक अकेले संभालती थी, और 21% वोट दलितों का और 20% वोट मुस्लिमों का, ये 41% वोट आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या जगदेव जी? वो समझ गया, वो वोटों की सौदागर है, वो वोटों की तिजारत करती है, राजनीति नहीं व्यापार करती है, इसलिए उसका फेल हो गया है। ये तो हमारी मेहरबानी थी अखिलेश की, जीरो से हीरो कर दिया, तो मायावती तो खेल खत्म हो गया है पूरे प्रदेश में। और ये भी जान रहे हैं कि मायावती बीजेपी के लिए काम करती है। 400 करोड़ का जब मामला आया तो जगदेव जी कब तक ये सब मुगालते में रहेंगे? 2014, 2017, 2019 लगातार चुनाव आप लोग हार रहे हैं, और वो पोजीशन है आपकी जो पोजीशन इतिहास में कभी नहीं रही, फिर भी आप लोग समझ नहीं रहे, वेगली बात कर रहे हैं। फार्मूला बताइए भाई जगदेव जी, फार्मूला बताइए, किसान पिछड़ा दलित अगला मत समझाइए, फार्मूला बताइए कि आपके पास फार्मूला क्या है चुनाव जीतने का ओवैसी की एंट्री के बाद? बात सुन तो लीजिए। देखिए माइनॉरिटी क्लास का वोट वहां जाता है जो बीजेपी को हरा रहा होता है, इसलिए वोट कटने का सवाल नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी ने खड़े जरूर किया है, और उस प्रत्यक्ष उदाहरण है जो बिहार का कि लोगों ने देखा माइनॉरिटी क्लास ने धोखा खाया, इसलिए उत्तर प्रदेश में धोखा नहीं खाएंगे। तो माइनॉरिटी क्लास का वोट, किसान और पिछड़ों का वोट और दलितों का वोट, आप अकेले चुनाव लड़ेंगे और जीत लेंगे? जगदेव जी जरा जगदेव जी सवाल बता, सवाल सुन लीजिए जल्दी से। एक आखिरी सवाल है आपके लिए, क्या आप अकेले चुनाव लड़ेंगे और अकेले भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएंगे? छोटी पार्टियों चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं हम, कांग्रेस और बसपा को छोड़ करके राजभर जी के साथ मिलकर बीएसपी में जा रही है। सब सारे हमारे साथ आएंगे, हम छोटी पार्टियों को मिला के चुनाव लड़ेंगे, ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कर चुका है। हम कांग्रेस और बसपा को छोड़ करके बाकी सबको मिलाने काम करेंगे, और एक मजबूत वोट बैंक हमारे पास है। हमारे पास माइनॉरिटी क्लास का है, हमारे पास बैकवर्ड है, और हमारे पास दलित जो आज मायावती से धनक गया वो बीजेपी को जाने वाला नहीं है, समाजवादी पार्टी तो को आएगा। हमारा सबसे ज्यादा दलित की सीटें सबसे ज्यादा आप ही के पास थी, 80 में से 72 सीटें आप ही के पास थी, ये माना आपके पास आपका ये। संतोष जी जरा मुझे आप समझाइए। जगदेव जी कह रहे हैं कि छोटी पार्टियों के साथ मिलकर के अखिलेश चुनाव लड़ेंगे, आपसे क्या कोई पैक्ट हुआ है क्या? नहीं, देखिए अभी तक जहां तक औपचारिक बातचीत होती रही है, बट अभी इतना से कुछ फाइनल नहीं हुआ है कि हम किसके साथ अलायंस करेंगे, सपा के साथ जा रहे हैं या बसपा के साथ जा रहे हैं। बट जिस तरह से आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की बात करें
तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक की जो राजनीति है, इनके इतिहास उठा के देखे तो उन्होंने सिर्फ धर्म का एक राजनीति किया है। आप देखिए जिस तरह से वो ओबीसी को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। आज देखिए मुस्लिम फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है प्रदेश के अंदर, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे अखिलेश जी हो। जरा मुझे ये समझा दीजिए कि मायावती को कांग्रेस हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बता रही है, ओवैसी को भी बी टीम बता रही है। अगर दोनों में पैक्ट होता तो आप कहां खड़े होंगे? देखिए बिल्कुल, अगर ये अभी इतना जल्दबाजी में कुछ कह पाना अभी इस टाइम तो, क्योंकि वो समय बताएगा। और हमारे राजनीति तो अगर मगर का खेल है ना जी, बिल्कुल। अगर ये ऐसा हो तो कैसे करेंगे? देखिए उसके लिए मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही तय करेंगे उसके बारे में कि क्या करना है। बट जहां तक हम बात करें कि आज देखिए मुस्लिम फैक्टर जो है वो एक बहुत मायने रखता है। समाजवादी पार्टी भी मुस्लिम फैक्टर की वजह से तो भारतीय जनता पार्टी आज आसमान में चढ़ी है। बिल्कुल, आप देखिए मुस्लिम फैक्टर बता रहे हैं, मुस्लिम फैक्टर लेके चलेंगे, भारतीय जनता पार्टी हिंदू वोटों को कंसोलिडेट करेगी। लगता जी आ रहा हूं आपके पास प्रदीप जी मैं वही कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू वोट को एक साथ इकट्ठा करके वो सत्ता में काबिज होना चाहती है। बट वो ये भूल चुकी है कि जनता, हमारे देश की, प्रदेश की जनता बहुत समझदार हो चुकी है। जिस तरह से 6 सालों में हमारे देश की जनता और प्रदेश की जनता रो रही है, आप देखिए किस तरह किसान आप भी बड़े नेता हो गए संतोष जी, प्रदेश की जनता रो रही है और सब आपको वोट दे देगी। मत करिए ऐसा, क्यों नहीं? आप देखिए सरकार, जहां तक बात सरकार बनाने की बात है, इस बार मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस तरह से हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बना करके, और जिस तरह से हम लोग आपके भागीदारी संकल्प मोर्चा में कौन है? बाबू सिंह कुशवाहा, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है जी, कौन है आपके भागीदारी? देखिए आप लिस्ट उठा के देख लीजिए कि जो 50 सीटों पर, पूर्वांचल के 50 सीटों पर कम से कम हम लोग आज बहुत काबिज हैं, जहां पर हम किसी भी पार्टी को जिताने की और हराने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो आज हम गांव-गांव जाकर के सरकार की नीतियों को बता रहे हैं कि क्या सरकार क्या करे जनता के साथ, किस तरह से। आप देखिए दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ों का शोषण करने वाली सरकार है ये, तो डेफिनेटली उसका फायदा हमें कहीं ना कहीं मिलेगा, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं और भागीदारी संकल्प मोर्चा बना करके उन सभी छोटी छोटी पार्टियों को मिला करके और हम चुनाव लड़ेंगे 2022 में। रामनेत रावत जी, क्या आपका मार्ग एकदम प्रशस्त हो गया ओवैसी के यूपी में आने से? आपने किला फतेह कर लिया है? हाँ, देखिए 2022 जब आएगा 75वीं वर्षगांठ हम मनाएंगे आजादी की। सबके पास मकान, सबके पास शौचालय, सबके पास गैस सिलेंडर, चूल्हा, और ये रुपया। कहाँ रामनेत रावत जी, कहाँ विकास की बात कर रहे हैं? देखिए विकास तो एक दिखाने का झुंझुना है, ये जनता को खूब दिखाया जाता है। सपा भी दिखाते हैं, बसपा भी, कांग्रेस भी, और आप भी दिखाते हैं। असली लड़ाई जो फार्मूला समझाइए सर, कि क्या आपका 2022 का मार्ग निष्कंटक हो गया है ओवैसी के आने से? हमने 3 पीढ़ी पहले नींव रखी थी। डॉक्टर बिल्कुल ठीक है, सारे लोग, सारी पार्टियां यही करती हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो राष्ट्रवाद और अंत्योदय का नारा दिया था, उसी को हम चाहे माननीय अटल बिहारी जोशी जी है, बहुजन समाज पार्टी का नारा ही हो गया सर्वजन सुखाए। तो ये एक पार्टी थोड़ी ना करती, कांग्रेस भी यही बात कर रही है कि वो सबको साथ लेके चलती है। कोई एक पार्टी बताइए जो कहती हूँ कि मैं अकेले इस वोट बैंक के सहारे चल रही हूँ। आप हमारे ऊपर चार्ज लगा रहे थे कि ओवैसी बुला लाओ, तो हम तो ओवैसी गया है, तो नहीं, मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ सर, मैं आपके अच्छी रणनीति के, अच्छी कौशल की बात कर रहा हूँ। आप इतने शानदार रणनीतिक हैं, इतने कौशल हैं कि आप चुनाव पर चुनाव जीतते जा रहे हैं। नहीं, चुनाव पर चुनाव जीतते जा रहे हैं। जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो आप लोगों ने पूछा था, मोदी जी आपकी विचारधारा क्या है? तो उन्होंने कहा मेरी कोई विचारधारा नहीं, अपनी 3 पीढ़ियों की विचारधारा को लेकर चलने वाले हैं। इनके पास तो पीढ़ी है कोई, इनके पिताजी ने जो बनाया हो, और ये केवल राजनीतिक दल है बीजेपी, और कोई दूसरा राजनीतिक दल है नहीं, बाकी सब परिवारवादी हैं, सबके सब परिवारवादी हैं। आप जल्दी से ये बता दीजिए दल है अगला, ठीक है, बाकी परिवारवादी है, आपकी पार्टी में परिवारवाद नहीं चलता है। और अभी हम लिस्ट निकालेंगे तो फेहरिस्त बड़ी लंबी हो जाएगी रामनेत रावत जी। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, कल्याण सिंह के बेटे, उनके पोते, फिर बड़ी लंबी फेहरिस्त हो जाएगी, उसको जाने दीजिए। आप मुझे जल्दी से ये बता दीजिए कि आखिर ओवैसी की एंट्री से और केजरीवाल की एंट्री से किसको फायदा, किसको नुकसान, और आपको कितना फायदा, कितना नुकसान? हम दूसरे दलों को हम देखते नहीं क्या वो कर रहे हैं। हमारी अपनी नीति है, हमारी अपनी रीति है, हमारा अपने पूर्वज है, हमारा अपना धाम है, हमारा अपना
सारा सिस्टम है। आप देखिए 2 रुपए की जब रसीद हम लोगों के पास होती थी आज 25 साल पहले, तो उसमें पहले वाक्य लिखा रहता था महिलाओं का सम्मान, दलितों और पिछड़ों का उत्थान। माननीय रामनाथ कोविंद जी कौन है? हाँ, माननीय रामनाथ कोविंद जी संवैधानिक सबसे बड़े पद पर बैठे हुए हैं। हाँ, वो कह रहा है कि आपने रामनाथ कोविंद जी को सिंबॉलिक तौर पर बना के बैठा दिया। अरे भाई वो राष्ट्रपति आरोप है विपक्ष का। जी आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा तो हूँ। वही हम कह रहे हैं कि भाई साहब बीजेपी किसी सिर्फ युवाओं का उत्थान, किसानों को समाज की मुख्यधारा में खड़ा करना, जी युवाओं का उत्थान, महिलाओं का कल्याण, 2 करोड़ रोजगार की हमारी बात की पार्टी थी। 5 बिंदुओं पर चलती है। भारतीय संस्कृति आधारित राष्ट्रवाद। 21 जून आता है तो सारी दुनिया के लोग दाहिना हाथ, दाहिना हाथ तो सारी दुनिया का दाहिना हाथ उठ जाता है। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। वैश्विक गुणों के स्तर पर हम भारत को ले जा रहे हैं। राम नरेश जी, युवाओं का कल्याण, राम नरेश जी, युवाओं का कल्याण, महिलाओं का कल्याण, सबको मकान और तमाम चीजें हैं आपके झोले में। डॉली शर्मा जी, आप जल्दी से फाइनल ये बता दीजिए कि ओवैसी की एंट्री से और केजरीवाल जी की एंट्री से आपको कितना फायदा कितना नुकसान? अदानी और अंबानी के लिए सामान है, बाकी पूरे देश में किसी के लिए नहीं है, और ये उन्हीं की पॉलिसीज चल रही हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि ये प्रधानमंत्री जी बीच में, अरे ये आरोप आप पर लगता था पहले। डॉली शर्मा जी, 2014 से पहले यही आरोप भारतीय जनता पार्टी आरोप आप पर मारती थी, आपने उन्हीं से सीख लिया। रही है ये सारी की सारी अदानी और अंबानी और इनके उद्योगपति दोस्तों के लिए आती है। इसमें गरीब, किसान, मजदूर, महिलाओं, किसी के लिए कुछ नहीं है। शिक्षा का भाई डॉली शर्मा जी, मैंने आपको बताया ना, डॉली शर्मा जी, मैं आपको कह रहा हूं ना, यही आरोप आपकी पार्टी पर लगते थे और आप वही पलट के आरोप आप भाजपा पर लगा रही हैं। जी, आप जितना कर रहे हैं, अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो ये बेच किसको रहे हैं? लगातार जितनी बनाई संस्थाएं हैं उनको लगातार ये प्राइवेट संस्थानों के हाथ में दिए जा रहे हैं। वो बिना बनाए दिए, वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई थी। जी, समय समाप्त हो रहा है जी। ठीक है जगदेव जी, आपका फाइनल कमेंट, दोनों के एंट्री से कितना फायदा कितना नुकसान, जल्दी से। देखिए, जहां तक बसपा का सवाल है, बसपा देख अभी एमपी बनाया बीजेपी की मदद से, और तमाम हमारे 8 विधायक बसपा के कई एक्स एमपी एमएलए हमारे साथ ज्वाइन किए, कांग्रेस के ज्वाइन किए, और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आने को तैयार है, आ भी रहे हैं। आज का एकमात्र कोई विकल्प है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, तो समाजवादी पार्टी है, वो ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हीं के बलबूते के अच्छा आकर्षण उठा के चले आ रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है सर, समय समाप्त हो गया। संतोष राजभर जी, आप जल्दी से फाइनल कमेंट, आपका कितना फायदा कितना नुकसान? देखिए, जहाँ तक ओवैसी जी की बात है, उनके आने से कहीं ना कहीं बिल्कुल फायदा मिलेगा हमें और हमारी पार्टी को मिलेगा। और प्रदेश में जो है ध्रुवीकरण होगा, मुस्लिम का ध्रुवीकरण होगा, और हिंदू का जिस तरह से केजरीवाल जी, हिंदू का बिल्कुल ध्रुवीकरण होगा जिस तरह से केजरीवाल जी एंट्री कर रहे हैं प्रदेश के अंदर, बिल्कुल कहीं ना कहीं हमें फायदा होगा। हमारे साथ भागीदार संकल्प मोर्चा के साथ जुड़ते हैं तो हमको डेफिनेटली फायदा होगा, और हम जिसके साथ जाएंगे ध्रुवीकरण होगा तो आपको फायदा मिलेगा। नहीं, बिल्कुल देखिए, सबको फायदा मिलेगा उसको। जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी का नुकसान होगा और लोग फायदा होगा डेफिनेटली। जी, हिंदुओं के ध्रुवीकरण से भाजपा को कैसे नुकसान होगा? ठीक है, बहुत शुक्रिया जगदेव जी, समय इतना ही था हमारे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अलग अलग 2022 का चुनाव ठीक अब से 1 साल बाद चुनाव है। इसी दिसंबर में, नवंबर से इससे पहले एक आचार संहिता लग जाएगी, दिसंबर में आचार संहिता लगी होगी, जनवरी फरवरी में चुनाव होंगे, मार्च में सरकार बननी है, और इसीलिए सारी गुणागणित भाग अभी से चल रही है। और कल केजरीवाल की एंट्री के बाद आज ओवैसी की एंट्री हो गई है। कहीं मुस्लिम वोटों के बिखराव की बात चल रही है तो वहीं हिंदू वोटों का बिखराव कराने की भी कोशिश की जा रही है। अब किसको कितना फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले।